यानी विश्व में जो कुछ विचार हैं, ज्ञान पद्धतियाँ हैं, राज्य पद्धतियाँ हैं, व्यवहार पद्धतियाँ हैं, संस्कृतियाँ हैं, उनसे हमारा क्या इंटरेक्शन रहेगा, कैसा आदान प्रदान रहेगा, किस रूप में आदान प्रदान स्वस्थ है, किस रूप में आदान प्रदान विकृत है, इन सब का चिंतन होगा। ये अलग बात है कि एक और तो सारे देश के संस्कारी धनपतियों ने, नरेशों ने और प्रबुद्ध लोगों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, सबने इसको असीमित सहयोग दिया मुक्त हस्त से। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन को सबसे पहले ये खतरनाक नजर आया। तो बटलर था उस समय शिक्षा सलाहकार, तो उसने इसमें बाधा पैदा करनी शुरू की और उसने कहा कि नहीं, ये तो आप कुछ एक खास तरह की शिक्षा देने की सोच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो खुल के वो नहीं कह सका उस समय, पर उसने ये कहा कि इसमें ब्रिटिश शासन का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो फिर उसी की पैरवी से स्वयं बटलर को इसकी जो प्रारंभिक कार्यकारिणी है उसमें रखा गया। यहाँ से शुरू हुआ शासन का हस्तक्षेप, यानी एक तरह से यूरो क्रिश्चियन शासन का हस्तक्षेप। शासन तो भारतीय भी होते रहे और शासन द्वारा शिक्षा संस्थानों की रक्षा हो, ये तो राज धर्म का अंग है। तो ये उस रूप में नहीं था, बल्कि शासन कैसे शिक्षा को रूपांतरित करे या प्रभावित करे, उसका ये प्रयास था बटलर का। और फिर बाद में स्वतंत्र भारत में उस समय भी जवाहरलाल जी ने भी इस बहस में बहुत योगदान दिया था कि हाँ हाँ ठीक है, ये क्या है, ये कुछ तकियानुसी आ जाएगी, तो थोड़ा मॉडर्न बनाइए आज। तो उन्होंने इसका समर्थन किया और धीरे धीरे इसमें जो मूल लक्ष्य था महामना का, वो तो इसमें तिरोहित हो गया। बहुत ही शीघ्र तीसरे कुलपति के बाद इसमें कम्युनिस्ट कुलपति होने लगे और कम्युनिज्म का उद्देश्य हिंदू धर्म का विनाश है, ये सभी लोग जानते हैं। भारत में कम्युनिज्म का उद्देश्य हिंदुत्व और हिंदू धर्म का विनाश। तो ये उसकी दिशा में प्रयास होने लगे, लेकिन काशी की और भारत की परंपरा इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी तरह विनाश तो संभव नहीं हुआ। लेकिन अक्सर ये हुआ कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत के श्रेष्ठ साहित्य को भी यूरोपीय मतवादों की भाषा में या पदावली में अनुवादित करके पढ़ाया जाने लगा, जो अभी भी चल रहा है। तो ये एक स्थिति थी। लेकिन अगर स्वयं महामना मालवीय की प्रज्ञा के अनुसार चले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मानविकी विद्याओं की शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। अभी तो उसमें मुख्यतः जो धर्म विज्ञान संकाय है, उसके सिवा शेष संकायों में यूरोपीय मतवादों का ही अधिक आधिपत्य है, थोड़ा बहुत भारतीय मत पढ़ाए जाते हैं। बता रही हूँ, दुनिया में किसी भी जाति और समाज के पास ऐसा इतना विराट कोई संगठन न तो समकालीन समय में है, न पिछले 100, 200, 400 सालों में था, जो भारत के पास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भगवती दुर्गा के लिए अष्टभुजा, सहस्त्रभुजा कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समकालीन विश्व में भारत के पास एक अनेकानेक भुजाओं वाला, जिसके कुछ प्रकट 80-100 भुजाएं हम लोग जानते हैं, बहुत सी भुजाएं अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है। उसमें बुद्धि के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रज्ञा प्रवाह नाम का एक संगठन है। इतना विराट संगठन पुनः विश्व के किसी मजहब, किसी रिलीजन और किसी समाज के पास नहीं है। उसके जो केंद्रीय नीति निर्धारक जो माइंड है, जो कंप्यूटर का सीपीयू है, उसके आप एक महत्वपूर्ण घटक हैं। तो जो आप बोलेंगे वो प्रत्यक्ष में भी बहुत कुछ होगा और समझने के लिए कोडेड भी बहुत कुछ होगा। जी धन्यवाद। यहाँ इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में उपस्थित और इस महनीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों की श्रद्धा के सहज पात्र आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सिन्हा जी, और निश्चित तौर से काशी के लोगों ने जो बहुत अच्छी परंपरा डाली कि एक युवा मेयर यहाँ पर नियुक्त किया है, चुना है, और वह इस कार्यक्रम को में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से जो मैं देख रहा हूँ, दृष्टिपात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत एकेडमिशियन नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी काशी में हुई है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं छात्र रहा हूँ, लेकिन उसके पश्चात तो मैं संघ का प्रचारक निकल गया और आज तक 35-36 वर्ष हो गए इस कार्य को करते हुए। तो स्वाभाविक तरीके से जब यहाँ परिचय हो रहा था तो कभी कभी परिचय और शब्द का भी भार इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति दब जाता है। फूल से भले ही
कौशल्य जी दब रहे हों, लेकिन मैं तो शब्द से ही दब जाता हूँ। और इसमें दो मत नहीं है कि मेरे समक्ष बैठे हुए जितने लोग हैं सभी एकेडमिशियन हैं, सभी इंटेलेक्चुअल हैं, मुझे छोड़कर। मैं आप में से नहीं हूँ, मैं तो संघ का प्रचारक हूँ। और यहाँ पर जिन दो व्यक्तित्व का परिचय हमारे समक्ष हुआ है, परम पूज्य महामना मालवीय जी का और रामस्वरूप जी का। महामना जी के साथ हम जुड़े रहे हैं, वैचारिक दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से भी जुड़े रहे और उनकी छत्र छाया में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। रामस्वरूप जी के विचार हमारे अंदर इतने ये प्रविष्ट कर गए हैं कि मैं तो समझता हूँ कि रामस्वरूप जी और रामाशीष में कोई बहुत अंतर नहीं है। वो बस कर इतना था कि वो राम के स्वरूप में उपस्थित है, मैं राम के आशीष से ही आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, यह विषय कम से कम समकालीन विश्व की तो बात छोड़ दीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि समकालीन भारत, हम समकालीन भारत का जो विचार है या जो भूमिका है पूरे विश्व में रखने से पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा कि हम भारत के लोग अपने प्रति ईमानदार हैं और अपने प्रति अपनी भूमिका को सही तरीके से रख रहे हैं क्या? क्योंकि प्रश्न तो रहेगा, क्योंकि हम विश्व के समक्ष अपनी भूमिका को रखने जाए उसके पहले हम अपनी भूमिका अपनी समक्ष उसमें खरा उतर रहे कि नहीं उतर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भारत जब हम कहते हैं तो भारत कहते ही हमारे समक्ष हमारी परंपरा आती है। कोई 1947 का भारत या 1947 के बाद का जो हिंदुस्तान है, इसका चित्र तो हमारे सामने नहीं बढ़ता है। क्योंकि भारत के अंदर हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो संस्कृति है या उससे हमारी भाषा है, उसके जो प्रत्यय है, हम उन्हीं से भारत को समझेंगे। और भारत को समझने के लिए बाहर के प्रत्यय को, भारत के शब्दों को यदि हम ग्रहण करते हैं तो शायद भारत को नहीं समझ पाएंगे। इसकी तरफ माननीय डॉक्टर रामस्वामी पंकज ने इसको रखा भी है कि हमको भारत को तो भारत के प्रत्यय में ही समझना पड़ेगा। और आज जो हमारे शिक्षा संस्थान है, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका को प्रस्तुत अपने सामने ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रश्न हमारे सामने है। तो कभी कभी विचार करने पर ऐसा लगता है कि आज इस देश के अंदर जितने भी हम इस बात को मानते हैं, राजनीतिक बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में, हम इस बात मानते हैं कि जो अच्छे नायक होते हैं, राजनयिक होते हैं, अच्छी संस्थाओं को जन्म देते हैं और अच्छी संस्थाएं फिर आगे भावी नायकों को जन्म देती हैं। अभी प्रश्न ये करें कि भारतवर्ष के अंदर ऐसी कोई संस्थाएं आज हैं क्या कि जो भारत के भावी नायक को निर्मित कर सकें, भारतवर्ष के अंदर लोगों को ऐसा निर्मित कर सकें जो भारत की भूमिका को विवेकानंद की तरह है और रामतीर्थ की तरह, या भारतवर्ष के अंदर जो ऐसे सन्यासी हुए जो ज्ञान में भी आगाध थे और उनके पास शब्दावली थी, भारत के प्रत्यय थे, उसकी व्याख्या थी और दुनिया के अंदर प्रस्तुत कर सके। भारत की भूमिका उन्होंने दुनिया के अंदर रखा था। और आज ही बिल्कुल 1947 के बाद के भारत में 1900 पहले मैं समझता हूँ कि एक जगह में पढ़ रहा था, लोकमान्य तिलक का एक भाषण था। उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे भारत को देखना चाहता हूँ जहाँ का नौजवान गैरिक वस्त्र से आविष्टित होकर दुनिया में जाए और भारत की संस्कृति और भारत के धर्म को विवेकानंद की तरह प्रस्तुत कर सके, बता सके। यानी इस देश के अंदर जो भी थोड़ा सा राष्ट्र के विषय में चिंतन करते थे, देश की संस्कृति से जिनका जुड़ाव था, लगाव था, देश का जो धर्म, और धर्म की जब बात करते हैं तो आज का जो रिलीजन, जैसे इन्होंने कहा भी कि हम उसके अर्थ में तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे भिंसले साहब का वो मैं पढ़ रहा था कहीं वो पेंसिल्वेनिया में वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर जो प्रत्यय है वहाँ की भाषाओं में, और उसको यदि हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी से भारतवर्ष के अंदर तो अनुवाद तो कर लेंगे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भारत के कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, भारत के कुछ शब्द ऐसे हैं यदि उनको हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उनको पकड़ नहीं पाएंगे। और उन्होंने लिखा है कि जो रीत शब्द है, रीत शब्द का अर्थ तो अंग्रेजी में हम उसको कभी नहीं पकड़ सकते हैं। रीत शब्द को तो बस आर और टी करके ही लिखना पड़ता है, उसको नहीं अनुवाद नहीं किया जा सकता उसका। तो भारतवर्ष का अनुवाद भी नहीं हो सकता है, भारतवर्ष को भारतवर्ष की भाषा में समझना पड़ेगा। और इसलिए आज जो दुनिया के अंदर एनार्की है, ये ध्यान बात आ रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि यदि हमको यूरोप को बचाना है, यदि अपने देश को बचाना है तो हमको भारत की तरफ लौटना पड़ेगा, हमारी तरफ लौटना पड़ेगा। लेकिन दुर्दशा क्या हो गई है, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं या हमारे यहाँ के लोग हैं, हम उधर की तरफ देख रहे हैं और वे हमारी तरफ देख रहे हैं। तो एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी हमें एक किस्सा सुनाते हैं। गोष्ठी है, सबको उच्चारित करके कह करके जरा मेरी आदत नहीं है, रामाशीष जी को जरूर
रामशी जी, आपने बड़ी क्लियर, बड़ी साफ साफ बातें रखा। आप लोग जो रखते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं, हम हुआ ही नहीं। मैं समझता हूं कि हम जितने परतंत्र हैं उतना कोई नहीं। कल ही एक मित्र ने हमारे यहाँ कहा, हम भी कहा करते थे कि हम अपने माँ बाप को गया नहीं बैठा देते। उन्होंने कल कहा कि हमने माता पिता माई बाबू कहना छोड़ दिया और उनके जगह पर डैडी, मैंने डेड जो है डैडी कर दिया। मम भी वही है, मम करते हैं। तो अब बताइए, इससे बढ़कर के हमारी वैचारिक स्वतंत्रता है कहीं? परतंत्र। और इतना ही नहीं है, आप किसी प्रोविजनल स्टोर, ये कहाँ का है? बाल काटने की दुकान अब नहीं रह गई, हेयर कटिंग सैलून है। बच्चों का भी नाम इस प्रकार करते हैं, तो हमसे बढ़कर के परतंत्र कौन होगा? इस दिशा में आप लोग नहीं, मैं कर रहा हूं, हम उसमें हम भी सम्मिलित हैं। एक आदमी को कम से कम कर रहा है बाबा रामदेव, वो तो कम से कम कर रहा है अपनी संस्कृति के लिए, अपने हमारे पद्धतियों के लिए ये तो कर रहा है। इसलिए मैं बहुत बात नहीं करूंगा, इनके रावशी जी की बातें तो मुझसे जस्ती ही है। इस प्रकार की बातें हैं, हम कितने परतंत्र हैं। तो जब अपने ही हम परतंत्र हैं तो दूसरे के लिए भूमिका क्या निभानी जाएगी? हमारी बात ये होनी चाहिए। मैं बहुत नहीं बोलूंगा, जरूरत पड़ने पर फिर बात करूंगा, लेकिन इतना है कि हम अपने को समझें, अपने को अपनी संस्कृति में डालें, अपनी संस्कृति के संस्कार के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से अपने को ढालें, तब हम स्वतंत्र होंगे। ऐसे हमें कोई अधिकार नहीं है, सारी चीजों को हमने गलत रख दिया। कुछ कहना चाहिए? विकास स्वीकार है। अब हम 150 नहीं 5-60 नाम गिनाते हैं, नहीं तो बोलेंगे हम जान कर रही है। भाई एक नाम ले लीजिए, भगवान रजनीश ओशो। ठीक, ओशो के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने अमेरिकी पढ़े लिखे लड़के उनके पीछे पीछे डोलने लगे। जो मर्सिडीज का काफिला था वो क्या भारतवासियों ने दिया था? वो मर्सिडीज का काफिला यूरोप और अमेरिका के धनाढ़, प्रतिभावान और मूलतः विज्ञान के क्षेत्र के लोगों ने दिया। एक दूसरा, एक नाम वो रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, स्वामी भक्ति वेदांत 65 साल की उम्र में केवल जिदिया गए तो उस महिला ने अपने शिप में बैठा दिया। अंग्रेजी जानते थे, उनके गुरु ने कहा था तुम अंग्रेजी में काम करोगे। सोवियत रूस में ग्लासनोस्त गोरबाचोव के पहले अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, दुनिया के सब लोग बताते हैं 100 देश, 125 देश, 250 देश, 150 देशों में गौरांग, ये जो दुनिया में कहते हैं हमारा शासन है, हम एक मत हैं, वो हरे रामा हरे कृष्णा कह के सिर मुड़ा के न केवल दुनिया में घूमे, वरन हमारे घरों में इस वक्त कृष्ण भगवान की, यशोदा मैया की, राधा जी की, गोपियों की जो फोटो कैलेंडर पर उपलब्ध है वो उनके द्वारा बनाई गई है। 2, रामदेव जी का युग, ईसाई रामदेव जी के अलावा और कई लोग गए हैं, महेश योगी गए हैं, सब लोग। तो वैचारिक रूप से पराधीन कौन? ये अमेरिका में और इंग्लैंड में उनके संसद में वेद की ऋचाओं का गान बिना हमारे किसी प्रेरणा के वे स्वेच्छा से कर रहे हैं। वैचारिक रूप से गुलाम कौन? चीन में भारत से गंगाजल जा रहा है, चीन में महाकाल की पूजा मौत से तुंग के समय में हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपना अवतारी पुरुष मानते हैं चंगेज खान को, उस चंगेज खान को जिसने कहा इन लाखों चीनी किसानों को मरवा दो। क्यों? खेत में पानी डालते हैं वो धान की खेती के लिए, तो खेत में दलदल है, घोड़ा दौड़ नहीं सकता है, और मेरे घोड़ों को दौड़ने के लिए कम से कम 3 साल सूखी धरती चाहिए। और लाखों चीनी किसानों का जिन्होंने वध करवा दिया, उस वहां पर कम्युनिस्ट चीन ने 20वीं शताब्दी के अंत में, अभी 15 साल पहले, अपने पूर्वज चंगेज खान को
देवता मान के, महान मान के नहीं, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप मान के नहीं, कृष्ण और राम मान के जुलूस निकाले हैं। और ये उसके पौत्र कुबलाई खान कहते हैं, मैं कुबलाई खान कहती हूँ, उसने तिब्बत को जीता था, क्योंकि मंगोलों के गुरु रहे हैं तिब्बती, और चीन में मिलाया था। चीन में भी नहीं मिलाया था, अपने शासन में मिलाया। तो चीन जो आज इंटरनेशनल बिरादरी में तिब्बत पर जो अपना कब्जा कह रहा है, वो सनातन धर्मी हिंदू सम्राट कुबलाई खान की जीत के आधार पर कह रहा है बौद्धिक गुलाम कौन। और ऐसी बहुत सी भाषा और बहुत सारी भाषा बातें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रामस्वरूप जी का पूर्ण स्मरण करते हुए इस सभागार में जितने आदरणीय जन बैठे हैं, उन सभी को मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। कल भारत राष्ट्र में एक बड़ी भारी घटना हुई या बड़ी भारी बात हुई है, उसकी तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्षों से एक सारस्वत यज्ञ चल रहा था। उस सारस्वत यज्ञ का अमृत तुल्य प्रसाद कल काशी में वितरित हुआ है, काशी में अवतरित हुआ है। वह उस यज्ञ के जो होता है, पंडित मिश्र जी और केलिया जी द्वारा रचित भारत कभी भी पराधीन नहीं रहा, इस नाम से जो पुस्तक कल सामने आई है, वह पुस्तक पहले बीकानेर में उसका लोकार्पण होना था, लेकिन ऐसा कुछ संयोग बना कि काशी में उसका लोकार्पण हुआ। काशी में जब उस पुस्तक का लोकार्पण कल हुआ है, तो मुझे रामचरितमानस की बात याद आती है कि रामचरितमानस भी काशी से जुड़ी हुई, काशी में ही अवतरित हुई। और आज हमारे सम्मुख वो पुस्तक आई है, वर्षों की अथक परिश्रम और सारस्वत साधना के बाद, कि भारत कभी पराधीन नहीं रहा। मैं मानता हूं कि इस पुस्तक के जरिए बहुत बड़े काम होने हैं। आज ये भी बात उठी इस पुस्तक के साथ कि ये पुस्तक आज से 5, 10, 15 साल पहले भी आ सकती थी और इस पुस्तक को पहले आना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना है कि ये पुस्तक बिल्कुल अनुकूल समय आई है और कल आई, काशी में अवतरित हुई, काशी में इसका विमोचन हुआ। एक न्यायविद ने इसका विमोचन किया। न्यायविद के हाथों से लोकार्पित होने का अर्थ ये है, एक संभावना रहती है, आशा रहती है कि इस पुस्तक के साथ पूरा न्याय हो सकेगा। मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा कि बिल्कुल सही समय पे इस पुस्तक का अवतरण हुआ है, उसके पीछे बड़ा कारण है। आजादी के 60 वर्ष के बाद इस समय पिछले 2-4 वर्षों से पहली बार ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है, जबकि हम हीनता के भाव से, ग्लानि के भाव से उभरते हुए दिख रहे हैं। आज हमारे पास आत्मगौरव दिख रहा है। हमारी जो नई पीढ़ी है वह किसी हीनता के भाव से ग्रसित नहीं है, लेकिन बस चिंता इस बात की है कि हमारी नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति से उतनी परिचित नहीं हो पा रही है जितना उसको होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हुई है हमारे साथ कि आज हम हीनता के भाव से हमारी नई पीढ़ी ग्रसित नहीं है। ऐसे में ये इस पुस्तक का आना बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इस पुस्तक को अगर हम आत्मसात करते हैं तो भारतीय संस्कृति से तो हम परिचित होते ही हैं, आत्मगौरव से भी लबालब हो सकते हैं। आत्मगौरव से लबालब होने के जो ये हथियार उन्होंने मिश्र जी ने और केलिया जी ने हमें उपलब्ध कराया है, इसके लिए मैं बार बार उनका साधुवाद देता हूँ कि इतना बड़ा हथियार आज हमको उपलब्ध हुआ है इनकी कृपा से, इनकी साधना से, इनकी मेहनत से, जिसकी इसको शब्दों में मैं तो नहीं बांध सकता। रामचरितमानस के साथ इसकी तुलना तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर भारत में हम सभी जितने भी यहाँ 40-50 लोग बैठे हैं, सभी लोग इस पुस्तक में अपना योगदान करें, इस पुस्तक को कुछ लोगों तक पहुँचाएं, तो जो शख्स, जो व्यक्ति इस पुस्तक को आत्मसात करेगा
वो भारत राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका का निर्वहन अवश्य कर सकेगा। ये मेरी मान्यता बनी है जितना मैंने इसको पढ़ा है। जब हम आत्महीनता की बात करते हैं और आत्महीनता से उबरने की बात करते हैं तो हम आज़ादी के कुछ समय बाद की बात भी करना चाहेंगे। नेहरू जी का जब राज था, 17 साल तक उन्होंने राज किया, यह आत्महीनता का ही कारण था कि चीन से जब हम लड़ रहे थे हम हार रहे थे, पहली बार हार रहे थे। मिश्र जी ने लिखा है कि हम कभी आज तक हारे नहीं, 1962 में पहली बार भारत हारा। अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय प्रोफेसर सिन्हा साहब, प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब, मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, हम लोगों के गार्जियन, बड़े भाई जिससे हम लोग मार्गदर्शन लेकर के सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आदरणीय रामाशीष जी। और आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम अपने कुछ मित्रों से, जिस व्यक्ति का नाम सुनता था, आज उनसे दर्शन हो गया। आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक आदरणीय केडिया जी, जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। आदरणीय जोशी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री बड़े भाई रिंटू जी, आदरणीय राम कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, मेरे जैसा अल्प ज्ञानी व्यक्ति कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज बहुत ही चालाक थे। वो जब भारत छोड़ रहे थे, जब उनको लग रहा था कि भारत आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उनकी नज़र बहुत लंबे समय तक पर थी भारत पर कि वो आज़ाद, भारत को आज़ाद होने के बाद भी उसको आज़ाद नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन लोगों ने भारत पर बहुत वर्षों तक राज्य किया था और उस राज्य के दौरान उन लोगों के पास पूरे भारत की हर क्षेत्र में पूरी आकलन था। चाहे भारत का वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे भारत को कैसे बांटा जाए, भारत को कैसे विखंडित किया जाए, भारत के जो धर्माचार्य थे उनकी क्रियाकलाप क्या है, जो भारत के तत्कालीन विद्वज्जन हैं उनकी क्रियाकलाप क्या है, इन सारे तथ्यों का अंग्रेजों के पास आकलन था। और आजाद होते होते उन लोगों ने जो भारत के अंदर बीज बोया, उसका खामियाजा आज तक इस देश को भुगतना पड़ा। उस समय भी भारत सीधे सीधे दो भागों में विभक्त था। एक तो समृद्ध लोग थे, समृद्धि को आप आर्थिक समृद्धि के रूप में देख सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे थे जो राजनीतिक रूप से संघर्ष करके अपने को स्थापित किए थे, और एक सीधा सीधा वर्ग ऐसा था जो कि शोषित वर्ग था, जिसके पास न खाने को था, न पहनने को था, और ना ही समाज के अंदर उसको इंसान समझा जाता था। इन सारी चीजों का उन लोगों ने आकलन किया। और जैसे बात होती है कम्युनिस्टों की, तो भारत तो एक सनातन परंपरा का राष्ट्र है, लेकिन कम्युनिस्ट कैसे इस देश के अंदर पनप गए, कैसे उन लोगों ने अपनी जड़ें जमा ली, इन सारे बिंदुओं को भी सोचने की आवश्यकता है। और कौन से हमारे कमजोर पहलू थे जो कि उन लोगों ने जा करके जड़ें अपनी जमा ली, और वो जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि आज भी वो इस भारत को लगातार झकझोर रही हैं। उसका कोई भी सलूशन हम लोगों के पास नहीं है। आज एक तरफ जहां कम्युनिज्म कमजोर हुआ, उन जड़ों पर आज ईसाईयत हमला कर रहा है। पूरे जो अंग्रेजों का जो क्रिश्चियनिटी है वो वहां पर आज हम लोगों को चुनौती दे रहा है धर्मांतरण के रूप में। ये सारी समस्याएं हैं जो हमारे धर्माचार्यों की भूमिका उस समय हो सकती थी। धर्म का अर्थ प्रकारांतर से कहीं गुम हो गया, वो पूजा पाठ और प्रवचन यहीं तक जाकर के सीमित हो गया, और जो धर्माचार्य थे वो भी कहाँ किस चौखट पर इस धर्म को
मैं क्षमापूर्वक कहना चाहता हूं कि बेचा या उसको वहां गिरवी रखा या किस तरह किन हाथों में उन लोगों ने जाकर के उसको मैनिपुलेट किया, उसका इस देश के अंदर आज भी जो राजनेता कर रहे हैं, इन्हीं सब बातों का वो जो लूप होल्स है, जो उसकी लूज पॉइंट्स है, उसका वो कर रहे हैं। इसलिए इस देश को पुनः अपना आकलन करना पड़ेगा। जो काम अंग्रेज करके गए उसका पुनराकलन करके ये जो धर्म की बातें हैं वो अभी भी आवश्यक है, जो ज्ञान की बातें हैं। होता क्या है कि जो हमारे धर्माचार्य हैं आज भी वो वहीं जाते हैं